हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है समृत श्रीवास्तव और मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर। लेके आया हूं आपके लिए एक और बेहतरीन सेशन हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रेडियन लर्निंग पे। आज हम करने वाले हैं 2022 से 2023 के बीच में जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं और उसको मर्ज करके पढ़ेंगे हम स्टैटिक जीके के साथ। अब आने वाले लेक्चर्स आपके कुछ इसी तरह के होंगे। हम आपको पूरा एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन करवा रहे हैं। ये हमारा अभिनंदन बैच है जिसमें आप इन क्लासेस को देख पा रहे हो। पर सिर्फ एसएससी सीजीएल ही नहीं, इसके थ्रू आप अपने जितने वनडे एग्जाम्स हैं उसको भी टारगेट कर सकते हो। क्या फैकल्टी है, कितनी क्लासेस आती है, सब कुछ मैं आपको लेक्चर के बीच में बताऊंगा। जो बच्चे पहले से देख रहे हैं मोस्ट वेलकम, और जो नए आए हैं आपको मैं बता दूं कि आज से मैं आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी बीच में करवाऊंगा। और आपका एग्जाम जो है, मैं एसएससी को दिमाग में लेके चल रहा हूं कि जुलाई के अंदर अगर आपका पेपर है तो उससे पहले जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं आपके पेपर में और स्टैटिक जीके का पोर्शन, आप अगर पेपर को एनालाइज करो 2022 के पेपर को, तो कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन स्टैटिक जीके, 6 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर। आप खुद चेक कर लेना, 13 से 14 क्वेश्चन आपके डायरेक्टली इस सब्जेक्ट से आए हैं। उसके बाद बात आती है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, थोड़े बहुत मर्ज हो जाते हैं इसमें, और उसके अलावा फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो ज्यादातर फोकस अब आपको इस सब्जेक्ट पे रखना है। और इस बात की मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आप इन क्लासेस को देखते रहते हो, और मेरी जितनी क्लासेस आई हैं पहले, तो वो सारी क्लासेस का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जनरल स्टडीज की प्लेलिस्ट है, वो जाके आप देख सकते हो। और कम से कम स्टैटिक जीके के तो सारे लेक्चर देख लेना, ठीक है ना। अब स्टैटिक जीके मर्ज होके मैं पढ़ाऊंगा आपको करंट अफेयर्स। कुछ क्वेश्चन स्टैटिक के होंगे, कुछ करंट के होंगे, और हर क्वेश्चन को हम इस तरीके से निचोड़ेंगे कि एग्जामिनर चाहे भी तो जो मैंने पढ़ाया उससे बाहर ना आ जाए, ठीक है ना। क्योंकि हम 360 डिग्री कवरेज करते चलेंगे हर क्वेश्चन का। क्वेश्चन फ्लैश होंगे, पॉज कीजिए, खुद लगाइए, और उसके बाद जब मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा 10 से 12 ऐसे बनने वाले क्वेश्चन फ्री में लेके जाइए, ठीक है। इस वीडियो को एंड तक देखना। पहले क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूं। इन विच ऑफ दीज कंट्रीज वर द फर्स्ट एशियन गेम्स हेल्ड? इनमें से किस देश में प्रथम एशियाई खेल आयोजित किए गए थे? अब यहां पे जो इंफॉर्मेशन एशियन गेम से बनेगी मैं आपके लिए लिख देता हूं। देखिए, एशियन गेम्स, एशियाड भी इसे कहते हैं, और एशियन गेम्स जो है दुनिया के लार्जेस्ट मल्टी स्पोर्ट इवेंट है आफ्टर ओलंपिक्स, ठीक है। ओलंपिक्स के बाद मल्टी स्पोर्ट इवेंट अगर कोई इतना बड़ा है तो वो है एशियन गेम्स। और ये किसने बोला? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इसको रिकॉग्नाइज कर रखा है। और अगर क्वेश्चन आपसे आईओसी से बने, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया, रिवाइज कीजिए। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना 1896 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपका कहां पे है? लॉजेन, स्विट्जरलैंड के अंदर है। कहां पे है? लॉजेन। जो इंफॉर्मेशन साथ साथ बनती जाएगी, खुलती जाएगी, हम लेते जाएंगे। लॉजेन में है। अभी इसके हेड कौन है? थॉमस बैच। थॉमस बैच। अभी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात हो रही है। और आईओसी की स्थापना करी थी किसने? पियरे डी कुबर्टिन ने। तो ये हो गई एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन एशियन गेम्स के अलावा जो आपको याद रखनी है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भी कवर किया था। अब मैं बात करूं एशियन गेम्स की, तो एशियन गेम्स की शुरुआत कब हुई थी? तो वो हुई थी 1951 में। डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में आता। हर 4 साल में ये गेम्स होते हैं, मल्टी स्पोर्ट इवेंट है। और सबसे पहले पूछ रहा है एशियन गेम्स कहां कंडक्ट हुए थे? तो हमारे भारत में, यानी इंडिया के अंदर, और इंडिया में न्यू दिल्ली में। कहां हुए थे? न्यू दिल्ली में एशियन गेम्स हुए थे। अब आपसे पूछ ले कि भारत ने कितनी बार एशियन गेम्स कंडक्ट करे हैं, तो आपका जवाब होगा 2 बार। कितनी बार? 2 बार। एक बार 1951 में और एक बार 1982 के अंदर दिल्ली में, ठीक है जी। तो ये 2 बार एशियन गेम्स कंडक्ट करवाए हैं इंडिया ने। अब जो पहले एशियन गेम्स थे उसके अंदर नंबर 1 पे कौन रहा? तो ये सवाल भी आपका स्टैटिक के पोर्शन से बन सकता है। तो एशियन गेम्स जो पहले हुए थे उसके अंदर नंबर 1 पे रहा था जापान। जापान मेडल टैली में सबसे ऊपर था। और अगर पूरा इतिहास खोल के देखा जाए एशियन गेम्स का, तो उसके अंदर हम देखते हैं नंबर 1 पे अभी है चाइना। चाइना के पास सबसे ज्यादा मेडल्स हैं। तो रैंक वाइज बताऊं तो फर्स्ट पे आ गया आपका चाइना। ये रैंक पूछी जा सकती है पेपर में एशियन गेम्स में। सेकंड पे आ गया जापान। और निराश होने की जरूरत नहीं है, इंडिया कोई बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। एशियन गेम्स में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस होता है हमारी कंट्री का। तो 4th नंबर पे है अभी इंडिया।
और जो 2018 वाला एडिशन हुआ था तो वो पूछ सकता है कहां हुआ। 2022 वाला जो होना है, जो अभी नहीं हुआ है, 2023 में होगा अब, और वो कहां होगा 2026 2030। तो ये करंट का क्वेश्चन अब मैं आपको बताता हूं, चलिए देख लेते हैं एक बार। ठीक है, इतना नोट कर लिया। छोटे छोटे नोट्स अपने मेरी क्लास के साथ बनाते रहना, और जितना ये लेक्चर मैं बताऊंगा बैक टू बैक इंफॉर्मेशन चलती रहेगी, स्टैटिक जीके की चीजें समझाता भी रहूंगा और वही बताऊंगा जो एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस आपके बनेंगे। तो आपका एक एक मिनट यहां पे बिताया हुआ बहुत ज्यादा कीमती होगा, तो बिल्कुल पूरा लेक्चर देखना एंड तक। फोर्थ पे आ गई इंडिया। अब मैं बात करूं अगर 2022 में जो वो होने थे, तो यहां पे जगह नहीं बच रही है तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। आई होप आपने लिख लिया होगा, हालांकि मैं बाद में आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पे, तो परेशान मत होना। 2022 वाले जो होने थे वो होने थे हांगझाओ चाइना में, बट ड्यू टू कोविड आउटब्रेक इसको आगे पोस्टपोन कर दिया। अब ये 2023 में होने हैं। 2023 में इसका 19th एडिशन होगा। अगर बहुत ज्यादा फैक्चुअल जाता है एग्जामिनर तो ये पूछ सकता है कौन सा एडिशन होना है, 19th होना है। कहां पे होगा? अक्टूबर के महीने में होगा, इसी साल 2023 में, हांगझाओ चाइना, हांगझाओ चाइना में। ठीक है, डन है इतना। अब आपसे पूछ ले 2026 में ये वाले कहां होने हैं गेम्स? 2026 में होंगे जापान के अंदर, और 2030 के अंदर ये वाले होंगे गेम्स आपके दोहा यानी कतर में, दोहा कतर में। लास्ट कहां पे हुए थे? तो वो 2018 में हुए थे। 2018 वाले कहां पे हुए थे? तो वो हो गया आपका 18th एडिशन, और वो हुआ था जकार्ता यानी इंडोनेशिया में। जकार्ता जो इंडोनेशिया की राजधानी है, वहां पे ये गेम हुए थे। और इंडिया का प्रदर्शन हर साल बेटर, हर बार इसमें बेटर होता जाता है, और ओलंपिक्स में भी अब इंडिया काफी आगे चल रहा है, मतलब पहले से तो काफी सिचुएशन बेटर है। जकार्ता के वाले में इंडिया ने कुल मिला के 15 गोल्ड मेडल जीते, उसके अलावा सिल्वर और ब्रॉन्ज अलग से थे। तो ये पूछ सकता है कितने गोल्ड मेडल जीते, तो 15 गोल्ड मेडल जीते थे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी एशियन गेम से जो आपको जाननी है, और एक एक बात इस क्वेश्चन की काफी इंपॉर्टेंट थी। तो आप अगर एनालाइज करो तो हर क्वेश्चन से हम कम से कम 10 क्वेश्चन में आपको पक्का से पक्का दूंगा। चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। एग्जामिनर अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है तो 360 डिग्री उसकी नॉलेज लेना जरूरी है, तभी आप उसके दिमाग को पढ़ सकते हो कि एग्जामिनर अब अगली बार आपसे पेपर में क्या पूछ सकता है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, आपका करंट का क्वेश्चन है, दिसंबर के महीने की ये बात है, और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये आपको देख के क्या लग रहा है? पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर देखते हैं। In which country the species of black coral has been discovered by the researchers? शोधकर्ताओं द्वारा किस देश में काले मूंगे की प्रजाति की खोज की गई है? अब ये इमेज थोड़ी सी ब्लर लग रही है मेरे को, अगर आपको दिख रही है तो देख लीजिए। ये कुछ इमेज है, और ये आपको देखने में क्या लग रहा है? ये कुछ एक्वेटिक, जैसे पानी के अंदर कुछ प्लांट्स होते हैं ना, तो आपको कुछ वैसा दिख रहा होगा। पर मैं आपको बता दूं, जो कोरल्स होते हैं वो किसी भी तरह के प्लांट नहीं होते हैं। कोरल के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो पानी के अंदर बहुत बड़ा एरिया ये कवर करते हैं। आपने देखा होगा स्कूबा डाइविंग में लोग जाते हैं तो ऐसी कुछ आकृतियां आपको देखने को मिलती हैं पानी में। तो कई मूवीज में भी आपने देखा होगा ये जो ऐसे बुशेस सी फैली हुई हैं, दिखते तो ऐसे हैं कि पानी के अंदर प्लांट्स हो, पर आपको जान के हैरानी होगी, जिनको पता है उनको पता है कि ये इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स होते हैं, यानी इनकी स्पाइन नहीं होती, इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, और ये एनिमल की कैटेगरी के अंदर आते हैं। दे आर एनिमल्स नॉट प्लांट्स, एनिमल्स। और ये एक्वेटिक एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। इनसे जो क्या होता है ना, देखिए एक कोरल को पॉलिप्स बोलते हैं, जो सिंगल कोरल होता है। अब ये पूरे के पूरे झुंड में रहते हैं एक साथ। पॉलिप्स जो होते हैं पूरी की पूरी कॉलोनी बनती है इससे पानी के अंदर, और ज्यादातर शैलो वाटर में पाए जाते हैं। कोरल को भी अगर आप अंदर जाके और डेप्थ में पढ़ो तो इसमें भी कई कैटेगरी होती है, हार्ड कोरल, सॉफ्ट कोरल। इसमें से कैल्शियम कार्बोनेट निकलता है, यानी एक्सट्रैक्ट करते हैं पानी से, और ये रीफ बनाते हैं दुनिया में। ठीक है, आप लक्षद्वीप देखोगे तो कोरल रीफ से बना हुआ है पूरा। ठीक है, और अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि दुनिया का सबसे बड़ा रीफ कहां पे है जो कोरल्स का बना हुआ है, तो वो है द ग्रेट बैरियर रीफ, द ग्रेट बैरियर रीफ। अब ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये पाया कहां पे जाता है? तो भैया ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, और ये इतना बड़ा है कि 2300 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है, और यहीं पे पाए गए हैं ये नए कोरल की प्रजाति।
तो जो रिसर्चर्स थे, जो शोधकर्ता थे, उन्होंने पानी की काफी गहराई में इसको देखा, कितना, तकरीबन 2500 फीट पानी के अंदर ये 5 स्पीशीज मिली है ब्लैक कोरल्स की। तो ये काफी इंटरेस्टिंग एक खोज है और इस तरह के सवाल भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। और कोरल्स को अगर हम देखें तो कम से कम 25% पानी के अंदर जिसमें कोरल्स होते हैं, 25% मेरीन बायोडाइवर्सिटी को ये सपोर्ट करता है। जो मरीन बायोडाइवर्सिटी, एक्वेटिक लाइफ है, उसको ये सपोर्ट करता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये पानी के अंदर सिर्फ 1% सी फ्लोर यूज करता है। फिशिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। फिशिंग, अमेरिका का काफी जो काम है वो कोरल रीफ्स के अंदर फिशेस से चलता है, तो फिशिंग इंडस्ट्री के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसी तरह का कुछ ब्लैक कोरल पाया गया, कहां पे? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो ये बात याद रखनी है, दुनिया के सबसे बड़े कोरल रीफ आपके ऑस्ट्रेलिया में है, द ग्रेट बैरियर रीफ। तो ये क्वेश्चन आपका करंट का पूछा जा सकता है, दिसंबर के महीने की बात है, 2022। चलते हैं आगे। टेड्रोस आधानोम इज द हेड ऑफ विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? टेड्रोस आधानोम किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के प्रमुख है? और अंतरराष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे पूरा कंप्लीट एक लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा, वो जरूर देखना। सारे उसके अंदर आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मिलेंगे, उनके हेड, उनका एस्टैब्लिशमेंट ईयर और उनके हेडक्वार्टर्स वहां कवर है। नहीं तो जो स्टैटिक जीके की आपकी सीरीज चल रही है पूरी, इसमें भी चीजें बार बार रिपीट होगी, तो टेंशन मत लेना कि एक बार में याद नहीं हुआ। इस सीरीज को आप फॉलो करते रहते हो तो कंफर्म कह रहा हूं, एग्जाम देने जिस दिन जाओगे ना, बहुत सारे सवाल आपको यहां से मिलेंगे। टेड्रोस आधानोम की हम बात करेंगे तो उससे पहले हम सारी ऑर्गेनाइजेशन के इंपॉर्टेंट बातें लिख लेते हैं, जहां मौका मिलेगा उसको हम पूरा यूटिलाइज करेंगे। चलिए, यूनाइटेड नेशंस की स्थापना कब हुई? 1945 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है। इससे पहले इसकी प्रीकर्सर ऑर्गेनाइजेशन लीग ऑफ नेशंस था, मैंने आपको बताया था। 1945 में हुई और कौन सी डेट को हुई? 24 अक्टूबर को। इसीलिए इस दिन यूएन डे मनाया जाता है। तो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है यूएन डे कब मनाया जाता है, तो इसीलिए बनाया जाता है यूएन डे। यूनाइटेड नेशंस की स्थापना कहां पे हुई, मतलब किस जगह पे है इसका हेडक्वार्टर? तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको मिलेगा न्यूयॉर्क के अंदर, न्यूयॉर्क, ठीक है। अभी इसके करंट जो प्रेसिडेंट है, जो हेड है, सेक्रेटरी जनरल, वो है एंटोनियो ग्यूतरस, ठीक है। अभी 193 कंट्रीज हैं इसके अंदर टोटल, और 193rd कंट्री थी इसमें साउथ सूडान की। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए, यूनाइटेड नेशंस हो गया, तो ये तो हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, बी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आपको मैंने पहले भी बताया था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू से शुरू और ओ पे खत्म। इन सब का हेडक्वार्टर जेनीवा में पड़ता है। यूएनएचसीआर का हेडक्वार्टर भी जेनीवा में है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी जेनीवा में है। वो लेक्चर देखोगे सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब होती है, कब हुई थी? 1948 में हुई थी। किस दिन हुई थी? वो दिन क्यों बता रहा हूं मैं? 7 अप्रैल, क्योंकि इसी दिन मनाया जाता है क्या? वर्ल्ड हेल्थ डे। अब जो डेज हैं वहां से क्वेश्चन पेपर में जरूर बनता है, और हर महीने के अलग अलग लेक्चर पड़े हुए हैं उसी प्लेलिस्ट में। हर महीने के इंपॉर्टेंट डेज, उसका क्या इतिहास है, क्या क्या चीजें याद रखनी है, सब कुछ बताया। वर्ल्ड हेल्थ डे जो भी 2023 में हुआ, उससे अगर आपसे थीम पूछ ले क्या रहा, तो वो रहा हेल्थ फॉर ऑल। हेल्थ फॉर ऑल, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे आप। चलिए, डब्ल्यूएचओ हो गया। अब इसका हेडक्वार्टर कहां है? जेनीवा के अंदर है। जेनीवा कहां पे है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड, जेनीवा में हेडक्वार्टर है, और इन्हीं के हेड का नाम है टेड्रोस आधानोम। टेड्रोस आधानोम। उस लेक्चर में मैंने आपको ट्रिक्स के साथ याद कराए हैं इन सबके नाम, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। अब बाकी के 2 बच्चे हैं, तो उनके बारे में भी कुछ कुछ लिख लेते हैं। यूएनएचसीआर, तो हेडक्वार्टर मैंने बता दिया। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज इसकी जो है फुल फॉर्म होती है, और इसका हेडक्वार्टर भी जेनीवा में है, तो ये याद रखेंगे।
यूएनएचसीआर की स्थापना कब हुई थी? 1950 में हुई थी। और अभी इसके करंट हेड का नाम आपने याद रखना है, तो इसके करंट हेड का नाम है फिलिपो ग्रांडी। फिलिपो ग्रांडी, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है यूएनएचसीआर से। और एंड में बचा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो आईएलओ में आपके लिए यहां पे लिख देता हूं। आईएलओ की स्थापना 1919 में हुई। इसका हेडक्वार्टर जेनीवा में है। और अभी इसके जो हेड हैं, पहले गाय राइडर थे, अभी गिलबर्ट होंगबो, ये नाम आपको याद रखना है। तो करंट से ये क्वेश्चन भी बन सकता है, करंट ऑर्गेनाइजेशन के हेड्स कौन कौन है। ये सारी इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन से थी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। लेक्चर अच्छा लगता है तो इसे लाइक करके शेयर जरूर कर देना, शेयर तो जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर रोज ये वाले लेक्चर्स देखना चाहते हो तो बेल आइकन दबा लेना, तभी आपको नोटिफिकेशन का पता लगेगा। और उस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लेना, काम बन जाएगा आपका। तो टाइम अभी जैसे कम बच रहा है, जो बच्चे एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके लिए बता देता हूं एक रामबाण इलाज। अगर जनरल अवेयरनेस को एज अ होल अभी आप रिवाइज करना चाहते हो, अभी टाइम रिवीजन का बचा है, तो जितने लेक्चर्स मेरे स्टैटिक जीके के जैसे ताबड़तोड़ रिवीजन सेशंस आए थे अभी, आप वहां से लेके अब पेपर तक जो आपके लेक्चर्स होंगे आप देख लो, आपका करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे कवर हो जाएंगे। और साइंस अगर पढ़नी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उसकी अलग से एक प्लेलिस्ट है, अभिषेक सर वो आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये भी स्टैटिक का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फेस्टिवल, डांसेस, डैम्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल पूछ रहा है किस राज्य का है। एक एक करके इंपॉर्टेंट फेस्टिवल मैं आपको सभी के बता देता हूं। उत्तराखंड के देखिए आप लिख लो, एक तो गंगा दशहरा कई बार पूछा जाता है। गंगा दशहरा जून के महीने में मनाया जाता है हर साल, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये डायरेक्ट फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। चलिए नागालैंड की बात करते हैं। यहां पे होता है इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि हॉर्नबिल, हॉर्नबिल फेस्टिवल। और मोआत्सु फेस्टिवल भी यहां पे मनाया जाता है। ये दो नाम याद रख लेना, मोआत्सु और हॉर्नबिल। हॉर्नबिल काफी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, नागालैंड से रिलेटेड है, नॉर्थ ईस्ट का काफी फेमस कल्चरल फेस्टिवल है। और ये ज्यादातर दिसंबर के महीने में होता है, 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर के बीच में ये मनाया जाता है। सिक्किम की अगर मैं बात करूं तो सिक्किम से आप याद रख लेंगे कौन सा, यहां लिख लीजिए, लोसार। लोसार क्या होता है? तिब्बतन न्यू ईयर को बोलते हैं लोसार। वैसे ही एक होता है सागा दावा, सागा दावा, ये भी कई बार पेपर में बना है। मास्क पहन के लोग इस दिन डांस करते हैं, तो ये सिक्किम में मनाया जाता है। इंटरनेशनल फ्लावर फेस्टिवल भी यहां पे होता है हर साल, इंटरनेशनल फ्लावर फेस्टिवल, ठीक है, ये याद हो गया। असम, असम से बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स है, क्या क्या है एक बार जरा नजर मारते हैं इस पे, ठीक है। असम के हम लिख लेते हैं इधर, ये कलर इतना ब्राइट नहीं है। असम, एक सेकंड बस, ठीक है। असम के आप लिखेंगे, एक तो बोहाग बिहू, बिहू फेस्टिवल कई बार पेपर में आया। बिहू एग्रीकल्चरल रीप होती है तो उस टाइम पे फेस्टिवल बनाया जाता है, बिहू का त्योहार। एक आपको याद रखना है इसका, माजुली, माजुली एक आइलैंड है, वहां पे लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड बताया मैंने, माजुली फेस्टिवल यहां पे मनाया जाता है। उसके बाद में दीहिंग पटकई, ये भी नाम याद रखना है 2 कारणों की वजह से। दीहिंग पटकई अभी मैंने आपको हाल ही में बताया था लास्ट क्लास में कि एक नेशनल पार्क का नाम है असम में, ठीक है ना। उसे अभी हाल ही में 2021 में ही इसे नेशनल पार्क का स्टेटस मिला है। असम में कौन कौन से बताए थे, रिवाइज करो। ओरांग नेशनल पार्क वहां है, नामेरी है, काजीरंगा है, मनास है, ठीक है, दिब्रू साइकोवा है, और आपका दीहिंग पटकई है, रायमोना, ये सारे नेशनल पार्क असम में है। बिहू, माजुली, दीहिंग पटकई, तो ये आपको नाम असम से बिल्कुल याद रखने हैं। और इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल कई बार पेपर में आया, अंबुबाची, अंबुबाची फेस्टिवल, ठीक है। सारे फेस्टिवल एक साथ कराऊंगा तो याद नहीं होंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे रिवीजन करते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following was the first chief election commissioner of India? निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे? तो इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है। इलेक्शन कमीशन कौन से आर्टिकल में आता है?
आर्टिकल 324 के अंदर आता है। इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है? देश में फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शन कराना। ठीक है, किस किस के इलेक्शन कराता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? यूनियन लेवल पे पार्लियामेंट के, लोकसभा राज्यसभा के, स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेचर के यानी विधानसभा विधान परिषद, प्रेसिडेंट के इलेक्शन और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन। उसी तरीके से एक होती है स्टेट इलेक्शन कमीशन जो लोकल बॉडी और पंचायत के इलेक्शन करवाती है। तो ये कंफ्यूज मत होना, ये सवाल आया हुआ है पेपर में, किस किस के इलेक्शन करवाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और इसको हेड करता है इलेक्शन कमिश्नर। 3 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 उसके अंडर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। इन इलेक्शन कमिश्नर्स को कौन अपॉइंट करता है? सब कुछ पॉलिटी में पढ़ा चुका हूं मैं, तो उनको अपॉइंट करता है आपके प्रेसिडेंट। उनका टेन्योर क्या होता है? 6 साल या 65 वर्ष, जो पहले आ जाए वो उनका टेन्योर होता है। अब आपसे पूछ रहा है पहले इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? तो फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो थे उनका नाम था सुकुमार सेन। सुकुमार सेन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ जाता है। और अभी है 25 नंबर पे, जो कि है राजीव कुमार। राजीव कुमार। अच्छा, आपसे पूछ ले कि ये जो है पहले एक ही होता था इलेक्शन कमिश्नर, अब ये कब से क्राइटेरिया चेंज हुआ कि एक की बजाय उसके नीचे 2 और होंगे? तो ये हुआ 1989 में। अगर आपको याद हो तो 1989 में 61st अमेंडमेंट आई थी। 61st अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ था? वोटिंग एज को कम कर दिया, 21 वर्ष से लेकर 18 वर्ष कर दिया, है ना। तो काम भी बढ़ गया, तो उस वजह से इलेक्शन कमिश्नर की स्ट्रेंथ भी बढ़ानी पड़ी। तो ये थी कहानी आपकी इलेक्शन कमिश्नर की। तो ये चीज आपको याद रखनी है, स्टैटिक का पार्ट है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं इसमें जीवी मावलंकर के बारे में। तो जीवी मावलंकर कौन थे? ये हमारे देश के सबसे फर्स्ट पहले स्पीकर थे लोकसभा के, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा जीवी मावलंकर। अगर आपसे पूछ ले फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर कौन थे? स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर कौन से आर्टिकल में आते हैं? आर्टिकल नंबर 93, बताया था ना। पॉलिटी देखना मेरा पूरा, उसमें अच्छे से आपको पॉलिटी कवर करवाया। तो फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर है M.A. अयंगर। M.A. अयंगर, ये नाम भी याद रखना है। फर्स्ट फीमेल स्पीकर आपसे पूछ सकते हैं, पहली महिला स्पीकर कौन रही लोकसभा की? तो मीरा कुमारी। ये 15th लोकसभा थी 2009 से 2014 वाली, मीरा कुमार फर्स्ट फीमेल स्पीकर। ये क्वेश्चन भी स्टैटिक से इंपॉर्टेंट है। और इसमें एच.जे. कनिया मुझे दिख रहे हैं बी ऑप्शन पे। तो एच.जे. कनिया के बारे में मैंने आपको बताया है, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 124 से 147 के बीच में सारे प्रोविजंस हैं सुप्रीम कोर्ट के। एक सेकंड, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर होते हैं फिलहाल 34 जजेस हैं आफ्टर 2020, जिसके अंदर एक जो है हाईएस्ट जो है जज होते हैं, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, और उसके अलावा 33 अदर जजेस होते हैं। इनको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, पर एक कोलिजियम सिस्टम होता है इसके अंदर, वो कहानी अलग हो जाएगी, अभी देखते हैं इसके बारे में। तो पहले हो गए एच.जे. कनिया। एच.जे. कनिया पहले ये फेडरल कोर्ट हुआ करता था, 1935 की जो एक्ट आई थी उसके बाद इसका नाम फिर पड़ा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और 1950 28 जनवरी से इसकी फंक्शनिंग शुरू हुई। एच.जे. कनिया। और अभी 50th करंट जो है उनका नाम है D.Y. चंद्रचूड़। ये नाम भी पेपर में इंपॉर्टेंट है, D.Y. चंद्रचूड़। किसको इन्होंने रिप्लेस किया था? उदय उमेश ललित 49 थे, उससे पहले एन.वी. रमन्ना थे। 50th याद हो गए। चलिए, ये सारी इंफॉर्मेशन थी, इस क्वेश्चन से बिल्कुल बाय हार्ट आपको याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। वर्ल्ड एड्स डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 1 दिसंबर 1 दिसंबर। व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड एड्स डे फॉर द ईयर 2022? 23 का तो अभी आया नहीं है, तो 22 का थीम बिल्कुल पूछ सकता है। विश्व एड्स दिवस हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्ष 2022 में, वर्ष 2022 के लिए विश्व एड्स दिवस की थीम क्या थी? तो HIV की अगर मैं बात करूं तो HIV एक वायरस है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होती है, पेपर में आ जाता है क्वेश्चन, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन एक वायरस है ये, और भी बहुत तरीकों से हो सकता है। तो अनप्रोटेक्टेड सेक्स से हो सकता है ऑब्वियसली, या फिर जिसको ऑलरेडी हो रखा है उससे किसी तरीके से संक्रमित हो जाए आप,
ब्लड जो है उसके कांटेक्ट में आ जाए, तो इसलिए कहते हैं ब्लेड्स को, सिरिंजेस को हमेशा सही से यूज करना चाहिए। इन्हीं सब चीजों की अवेयरनेस के लिए ही एड्स डे बनाया जाता है। जब ये HIV एडवांस स्टेज लेता है, बॉडी में वायरस एंटर कर गया, तो अगर ये आगे गया तो ये डेवलप हो जाता है एड्स में। अब एड्स की फुल फॉर्म आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, इसकी फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब ये जो बीमारी होती है डायरेक्टली इम्यूनो लिखा है ना, यानी आपके इम्यून सिस्टम को अटैक करती है, आपके अंदर वो शक्ति खत्म हो जाती है कि आपकी बॉडी इंफेक्शन से लड़ सके या फाइट कर सके। तो ये बहुत ही जानलेवा बीमारी है और इसका अभी तक इलाज भी नहीं है। हालांकि मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट से इसको आप आगे पोस्टपोन कर सकते हो। तो इसी की अवेयरनेस के लिए वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। और इस साल का थीम क्या रहा? तो इस साल का थीम रहा आपका इक्वलाइज। क्या थीम रहा? सिंपल सा एक वर्ड का थीम है, एज इट इज याद कर लो, करंट अफेयर्स का आपका क्वेश्चन है इक्वलाइज। अगर आपसे पूछ ले जो ये HIV वायरस है, एड्स है, इसके लिए टेस्ट कौन सा होता है, तो टेस्ट इसका मैं बता दूं, एक तो होता है इसका वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉट। अगर ये पॉजिटिव आ गया तो उसके बाद में होता है सबसे इंपॉर्टेंट एलिसा टेस्ट। कौन सा होता है? एलिसा। एलिसा की फुल फॉर्म पूछ ले तो मैं बोल रहा हूं, लिखूंगा नहीं क्योंकि उसमें फिर टाइम जाता है। एलिसा होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे टेस्ट। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे टेस्ट डायरेक्ट पूछ लेगा एलिसा टेस्ट किससे रिलेटेड है, ऑप्शन दे देगा एड्स से, रेबीज से, टीबी से, किसी से भी, तो वो आपको बताना होगा वहां पे एड्स से। ठीक है जी, तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी, इस क्वेश्चन से बकायदा याद रखनी है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको भी देख लेते हैं, इससे क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। द डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हैज डिक्रीज फ्रॉम 130 इन द ईयर 2014 से 16 टू हाउ मच इन द ईयर 2018 टू 20। मात्र मृत्यु दर में गिरावट वर्ष 2014 से 16 में 130 से घटकर वर्ष 2018 से 20 में कितनी हो गई है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है। एक होता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। अब ये क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूं। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होता है नंबर ऑफ वुमेन जिनकी डेथ हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फिर प्रेगनेंसी के बाद, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर एज नहीं है वो, तो बहुत सारी चीजें होती हैं मैटरनल मोर्टेलिटी की। अब कितनी औरतों की डेथ होती है पर 1 लाख, ठीक है ना, तो पर 1 लाख, यहां मैं लिख देता हूं आपके लिए, पर 1 लाख लाइव बर्थ। अब इसे निकालते कैसे हैं, मतलब इसका क्या मतलब हुआ 130 का जो यहां पे लिखा हुआ है, मतलब कि 2014 से 16 में कह रहा है कि ये आंकड़ा था इंडिया का 130, यानी 130 महिलाओं की मौत हो जाती थी प्रेगनेंसी के दौरान पर लाख। 1 लाख महिलाओं में से 130 औरतों की मौत हो जाती थी, जो बहुत ही खतरनाक डाटा है। इंडिया को भी बहुत काम करने की जरूरत है। पर बाद में ये डाटा फिर कम हुआ, 113 आया, 103 आया, और अभी हाल ही में 2018-20 का मैं आपको बता रहा हूं, 2018-20 में अब ये रह गया 97। तो काफी अच्छी इंप्रूवमेंट है, काफी डिक्लाइन आया इसके अंदर, यानी अब 97 लेडीज की ही डेथ होती है पर 1 लाख लाइव बर्थ, ठीक है। और इन डेप्थ क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे ये पूछ सकता है एग्जामिनर कि नंबर 1 पे कौन सा स्टेट है, मतलब सबसे ज्यादा मोर्टेलिटी रेट कहां का है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट सबसे हाईएस्ट कहां का है, कंट्री, इसकी बात कर रहा हूं मैं स्टेट की, ठीक है। हाईएस्ट में सबसे नंबर 1 पे है असम। असम के अंदर कितना है मोर्टेलिटी रेट, तो ये है 195 वुमेन। बहुत ही डरावना सा आंकड़ा है ये, असम के अंदर 195 है। इसके बाद फिर एमपी है, मध्य प्रदेश 173 वहां पे है। उसके बाद में उत्तर प्रदेश है, ये तो चलो समझ में आ गया, असम सबसे ज्यादा है। अगर आपसे पूछ ले सबसे लोएस्ट कहां पे है, तो सबसे लोएस्ट हमेशा की तरह अच्छी चीजों में हमेशा स्टेट आगे रहता है, चाहे लिटरेसी उठा लो, चाहे मोर्टेलिटी उठा लो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में भी इवन। तो एमएमआर सबसे लोएस्ट कहां का है आप समझ गए होंगे। मैं बात कर रहा हूं सबसे पढ़े लिखे स्टेट की, केरला की। केरला में मात्र 19 है, ठीक है, 19 लिखा है, 19 है।
तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है। और अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करेगा, ये डेफिनेशन भी पूछ सकता है, कितने लाइव बर्थ की बात हो रही है, 1 लाख का डाटा होता है, ये 1 लाख में से कितनी महिलाओं की डेथ हो गई। अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करूं तो बच्चा पैदा होने से 1 साल के अंदर अंदर कितने बच्चों की डेथ हो जाती है, उसको इन्फेंट मोर्टेलिटी कहते हैं। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब है कितने बच्चों की डेथ हो जाती है पर 1000, कितना इन्फेंट मोर्टेलिटी में पर 1000। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, इधर लाख है उधर 1000 है। अगर 2023 का मैं डाटा बताऊं तो अभी इंडिया में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है 26.619 ऑन एन एवरेज, 26.619 पर 1000 लाइव बर्थ। समझ गए? तो ये कुछ ऐसा डाटा आता है पेपर में। आगे और क्वेश्चन इससे रिलेटेड जब बनेंगे और डाटा मैं आपको कवर करवाता जाऊंगा, तो इसी तरीके से हम स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स आपका एग्जाम तक सॉलिड कर देंगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आई है, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। Which of the following retail digital rupee was launched by RBI? अच्छा, एक आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अगर लेक्चर देखते हो कैसा लगता है उसके बारे में आप कमेंट जरूर किया कीजिए, और कितना बेनिफिशियल है आपके लिए आपको तब समझ में आएगा जब आप ये पूरी लेक्चर सीरीज देखोगे। तो मैं इसीलिए बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूं कि आप लेक्चर्स देखिए और चैनल को जरूर आपने आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ठीक है? इस वीडियो को जरूर शेयर करना। अब बात कर रहा है ये रिटेल डिजिटल रुपी क्या है। ये आरबीआई ने लॉन्च करा है दिसंबर के महीने में। आरबीआई द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा खुदरा डिजिटल रुपया लॉन्च किया गया था? तो यहां तो आपके सामने बनी हुई इमेज ई रुपी लिखा है। अब ये ई रुपी है क्या? अब आप देखते हो आज की डेट में ट्रेंड क्या है, ज्यादातर डिजिटल आप ट्रांजैक्शंस करते हो, जहां जाते हो स्कैन करा फटाफट ट्रांजैक्ट कर दिया। पैसे की जो डायरेक्ट जो टेंजिबल मनी है वो लोग कम रखते हैं, मतलब रखते हैं पर कम रखते हैं। ज्यादातर आप देखते हो यूपीआई पेमेंट्स चल रही है हर जगह। अच्छा, यूपीआई से आपकी फुल फॉर्म पूछ सकता है। यूपीआई क्या होता है? यूपीआई होता है यूनिफाइड पेमेंट, सिंपल सा है पर ये सिंपल क्वेश्चन भी पेपर में आ जाते हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये एक इंटरफेस का काम करता है। यानी कि जब आप ट्रांजैक्शन करते हो तो मान लीजिए आपने आटा दाल चावल जो भी खरीदा दुकानदार से, पैसा आपके अकाउंट से डायरेक्ट चला जाएगा दुकानदार के अकाउंट में, तो ये इंटरफेस का काम करता है। पर अगर आपको डायरेक्ट कैश देना है, आपको नहीं देना, आपको पेमेंट नहीं करनी, अकाउंट टू अकाउंट नहीं कर रहे आप ट्रांसफर, तो आप क्या करोगे? जेब से आप 500 का 1000 का जो भी है, 1000 के तो अब आते नहीं, तो 500 का नोट या 200 का नोट जो भी आप डायरेक्ट कैश उसको हाथ में दे दोगे। अब ये क्या चीज नहीं आई है कि अब ये वॉलेट है आपका, ये आपके फोन में रहेगा, यानी आपको वॉलेट कैरी करने की जरूरत नहीं है। ये इतना डिजिटलाइज किया जा रहा है कि अब ये ई रुपी होगा, इसमें बैंक टू बैंक ट्रांसफर नहीं होगा, आपके फोन में ही ये वॉलेट रहेगा और इसी वॉलेट से आप इस ई रुपी को यूज करके अपने आप से दूसरे बंदे को दे सकते हो। उसके ऐप के अंदर, उसके वॉलेट के अंदर वो पैसा चला जाएगा। तो ये कितनी बड़ी एक बहुत बड़ी जंप है ये डिजिटल एरा के अंदर। तो ई रुपी लॉन्च हुआ है, आरबीआई ने किया है, तो ई रुपीस का नाम पूछा जा सकता है। समझ गए? तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ई रुपी क्या फंडा है। इधर बैंक टू बैंक जाता था, अभी बैंक को कुछ देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वॉलेट है या आपके फोन में, ई रुपी टू ई रुपी ट्रांसफर हो जाएगा। चलिए, तो आज के लिए इतने क्वेश्चन मेरे को लगता है काफी रहेंगे, फिर ओवरलोड हो जाएगा। हर दिन आपको आना है रेगुलर बेसिस पे। देखिए, आपको सब सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है, मैथ्स हो गई, रीजनिंग हो गई, इंग्लिश हो गई, वो सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं। तो आपको रोज जनरल अवेयरनेस ऐसा सब्जेक्ट है, आप एक साथ बैठ के नहीं कर सकते, कर भी लिया तो याद नहीं रख पाओगे। तो जितना आप एग्जाम से पहले इन क्वेश्चंस के टच में रहोगे, उतना वहां पे आप बेहतर परफॉर्म करके आ पाओगे। तो मैं आपके इतना बढ़िया टच कर दूंगा हर क्वेश्चन के साथ कि आपने जब आपके सामने पेपर आएगा तो आपने जरूर उसके बारे में कुछ ना कुछ इन क्लासेस के अंदर देखा होगा। एक और चीज मैं आपको बता दूं, यहां तक लेक्चर देखा है तो देखो, मैंने आपको बताया अभिनंदन बैच ही हमारा चल रहा है। 79 इसमें क्लासेस आएंगी जिसके अंदर आपके सब सब्जेक्ट्स का कोर्स करा दिया जाएगा। मैं आपको जनरल अवेयरनेस पढ़ाता हूं, इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके मेन विद करंट अफेयर्स अब आ रहा है, तो ये सारी चीजें मैं आपके डील कर रहा हूं। उसके बाद में ये अभिषेक सर बेहतरीन तरीके से आपको क्या पढ़ा रहे हैं? साइंस। क्या पढ़ा रहे हैं? साइंस। तो साइंस की प्लेलिस्ट देखनी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो करना है तो इनके पास जाइए, इनकी पूरी प्लेलिस्ट है। आपको कहीं से फिर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आप ये वाला कोर्स देख लेते हो तो।
ये है आपके कपिल सर जो आपको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। इंग्लिश का पूरा कोर्स आपका सेम प्लेलिस्ट आपको इसी वीडियो के लिंक में मिलेगी। और ये है रोहित सर, इनकी क्लास रोज रात को 9 बजे आती है। वैसे तो रिकॉर्डेड सेशन है, आप जब चाहो तब आप इन्हें देख सकते हो। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा लेक्चर और इसी तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हो अपने एग्जाम तक, तो कल फिर से आ जाना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच, मिलता हूं मैं आपसे कल। टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।